हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे जोग्राफिकल प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। समस्या ये है कि आप लोगों में से भी दिल्ली के रहने वाले कौन हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करेंगे? नहीं है दिल्ली में, दिल्ली के लोग आप हैं, थोड़े से लोग हैं। असम के बाहर के लोगों को असम की प्रॉब्लम्स को समझना होगा, सबसे पहला तो ये है। क्योंकि जब तक देश के बाकी हिस्से के लोग एक दूसरे के समस्याओं को नहीं समझेंगे तो राष्ट्रीय सलूशन नहीं आएगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो असम के लोग ही इसको अपने लिए सॉल्व कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निगरानी में एनआरसी करवाई, एनआरसी की रिपोर्ट आ गई, 19 लाख लोग उसमें से आउट हो गए। अब उससे इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को ही चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। फैसला कर दिया, फॉरेन ट्रिब्यूनल बन गए। मैं असम गया और असम में मैं फैक्ट फाइंडिंग टीम में गया और जो वहाँ देखा बहुत ही हैरत अंगेज था कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स उस वक़्त लगभग 100 थे, अभी बढ़ गए, फिर वापस अभी 200 के करीब फॉरेन जो एडिशनल एफटीज थे उनको हटा दिया गया। अब ये जो 19 लाख लोग हैं असम के बाहर के लोगों को समझना चाहिए कि ये सब फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल कैसे फैसले करता है उसके नियम बदल दिए गए। 7 साल जिसने वकालत की वो भी बन सकता है। फॉरेन ट्रिब्यूनल का जो जज होता है या जो कोऑर्डिनेटर होता है उनको गाड़ी मिल जाती, दफ्तर मिल जाता है, 1-1.5 लाख रुपए की तनख्वाह है। कितनी कैसे उनका एक्सटेंशन होता है, यानी जिस फॉरेन ट्रिब्यूनल ने अगर बहुत सारे लोगों को, उसके पास 300 केसेस आए हैं और वो 300 केसेस में अगर उसने 250 लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया तो उनका एक्सटेंशन ही नहीं होता है। और जिन्होंने 5 या 6 को ही 300 लोगों में डिस्क्वालीफाई किया उनको कह दिया जाता है कि नॉट सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस, और उनका जो अगला टेन्योर उनको मिलता नहीं है। इस तरीके से फॉरेन ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट हो रहा है वहाँ पे। 55% केसेस एक्स पार्टी हैं। जब मैं गया था तो मैंने तब ये देखा था, अभी लेटेस्ट फिगर मुझे नहीं मालूम। 55% एक्स पार्टी हैं। एक्स पार्टी क्यों है? वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, कोई टी गार्डन में काम कर रहा है, कोई कहीं और शहर में जाके नौकरी कर रहा है। नोटिस या सम्मान वहाँ गया जहाँ वो 15 साल पहले रहता था। बदल जाते हैं, पते बदल जाते हैं। मेरे 10 पते बदले जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो अब वो नोटिस वहाँ गया, वो नोटिस मिला नहीं, मिला और कर दिया। ऐसे ऐसे केसेस मुझको मिले जिसमें कि फॉरेन ट्रिब्यूनल ने एक महिला को 40-45 साल से वो वहाँ रह रही हैं, ऐसे लोग जिन्होंने 1966 में भी वोट दिया था उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब फॉरेन ट्रिब्यूनल ने उनके डॉक्यूमेंट देखे, सेटिस्फाइड, फॉरेन ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि इनका केस ठीक है और इनको सिटीजनशिप दी जाए। पुलिस ने दोबारा केस कर दिया। अब वो फिर डिटेंशन सेंटर की हालत इनह्यूमन। मुझे नहीं मालूम एनएचआरसी ने इसमें क्या किया क्या नहीं किया। इनह्यूमन कंडीशंस हैं। डी वोटर, अभी चुनाव हुए तो करीब 1 लाख से ऊपर डी वोटर वोट नहीं दे पाए, जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है, फंडामेंटल राइट है। तो ये इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। इसमें मैं सिलचर में गया, बराक वैली में, वहाँ पे कई हिंदू फैमिलीज़ में 19 लोगों की हिंदू फैमिली, 11 लोगों के नाम हैं, बाकी लोगों के नाम नहीं हैं। ये भी हो रहा है। महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं क्योंकि महिलाओं का शादी के बाद पता बदलता है,
शादी के बाद सरनेम बदलता है, और हमारे देश में महिला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका प्रॉपर्टी के पेपर्स में नाम कम ही आता है। तो महिला जो शादी होकर चली गई उसके पास तो कुछ भी नहीं है, सरनेम चला गया, फादर की तरफ से प्रॉपर्टी के कागज़ में उसका नाम नहीं था, तो उसके पास तो अपने वोटर आईडी कार्ड या इसके अलावा और कुछ नहीं है, राशन कार्ड, जो बड़ी मुश्किल से वहाँ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ और समस्याएं हैं, बाढ़ आती है, वो कैसे डॉक्यूमेंट को रखे। मुझे ऐसे लोग, आप असम में, आप लोग तो असम के ही हैं, मैं दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हमसे अगर आप कहें कि अपना पैन कार्ड निकाल के दो अपने घर से, तो मुझे 15-20 मिनट लग जाएगा, हैं, जेब में ड्राइविंग लाइसेंस या कोई एक आध चीज़ रखता हूँ। असम में आप देखिए ट्राइबल एरिया में जिनके यहाँ हर साल बाढ़ से घर उजड़ जाते हैं, लेमिनेटेड सब कागज़ में लोग रखते हैं, डॉक्यूमेंट को, अपने घर की चीज़ों से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को प्यार करते हैं। ये असम के अंदर फियर, ये डर कि डॉक्यूमेंट चला गया तो हमारी नागरिकता नहीं रहेगी। इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हिंदुस्तान के बाकी लोगों को समझना होगा। हम लोग यहाँ पे कभी वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाता है, खो जाता है, कभी राशन कार्ड नहीं मिलता है, यहाँ पे रहने वाले लोग आराम से डुप्लीकेट बनवा लेते हैं। आप असम के लोगों से पूछिए कि उनका कागज़ खो जाए तो क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम को पार्लियामेंट को, मीडिया को, असम के बाहर रह रहे लोगों को समझना होगा। डी वोटर के अलावा इविक्शंस की प्रॉब्लम, और इसमें मैंने देखा कि टारगेटेड माइनॉरिटीज़ को और मुस्लिम आबादी को के ऊपर जो है सारे जुल्म हो रहे हैं। मैं दरंग डिस्ट्रिक्ट में गया, धौलपुर 1, धौलपुर 2, धौलपुर 3, रात के 8 बजे नोटिस आ रहा है, 9 बजे रात में नोटिस आ रहा है। वो भी नोटिस कहाँ आ रहा है, किसी एक गांव में किसी एक व्यक्ति के पास, और रात के 12 बजे इविक्शन चालू हो गया। सोचिए, वो अपना मकान लेकर, किसी के पास 10 हॉर्स पावर ट्यूबवेल भी थे, जानवर, बकरियां, मवेशी, सामान घर का, घर की छत टीन की, वो सब लेके रात में लोग नदी पार करके कितने 1, 2 की 3, 4, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूसरी ज़मीन पे गए। दूसरी ज़मीन पे भी भरोसा नहीं है कि वो कब वहाँ से उनको एविक्शन मिल जाए। और ये कोई 10-20 लोग नहीं हैं, 800 से 1000 तो घर जब मैं गया था तो मैंने गिने थे। अभी तो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ये इतनी बड़ी समस्या डी वोटर की, सिटीजनशिप से, ये फॉरेन ट्रिब्यूनल की, जो लोग एनआरसी में बाहर हुए हैं, जो रोज़ इविक्शंस हो रहे हैं, और जो नई बस्तियां बनाई, मैं वहाँ गया ना, वहाँ हेल्थ केयर का कोई है, किसी कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर वहाँ पहुँच नहीं सकता नदी पार करके। वहाँ पे 1800 लोग रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, कोई हेल्थ केयर नहीं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कोई रोज़गार का साधन नहीं है, कोई खेती करने लायक ज़मीन नहीं है। कैसे रहेंगे? राइट टू लाइवलीहुड संविधान देता है ना, आर्टिकल 21 में हमको। किस तरह से पुलिस आई और गोली मोइनुल हक को लगी, वो तो हमने सब देखा था खबरों में। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, मीडिया को, भारत, दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में रहने वाले बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, पत्रकारों को असम की समस्या पे लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, और देश के बाकी लोगों को समझाना चाहिए। एक बार किसी का फॉरेन ट्रिब्यूनल ने केस रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप देखिए कि नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं तो पुलिस आपके ऊपर एक चार्ज लगाती है, उसके बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको गुनाहगार साबित करे। फॉरेन ट्रिब्यूनल में ये नहीं है, आपको प्रूफ करना है कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो।
पुलिस ने तो चार्ज लगा दिया आपके ऊपर। तो ये सारे इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जो भारत के संविधान की स्पिरिट के खिलाफ हैं, भारत की संविधान की भावना के खिलाफ हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एनआरसी करा दी, उसके बाद छोटी छोटी पिटीशंस आ रही हैं, उसमें कुछ कुछ फुटकर फैसले आते हैं, लेकिन एक ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट को निगाह डालनी चाहिए कि फॉरेन ट्रिब्यूनल कैसे काम कर रहे हैं, ये 19 लाख केसेस का निपटारा कैसे होगा और जस्टिफाइड तरीके से हो, न्याय हो उनके साथ। जिस तरीके से इविक्शंस हो रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों के इविक्शंस हो रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या से हमारे देश का एक हिस्सा और देश का वो हिस्सा जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है, फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, देश के उस हिस्से ने के नागरिक, भारत के नागरिक अगर इतनी मुश्किल में हैं और उनको रात के 12 बजे अपने घर का सामान लेके किलोमीटरों दूर भागना पड़ रहा है, सर पे लेकर, वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट ट्रक या कोई और चीज़ नहीं जा सकती है, लॉरी, वो रेत वाली ज़मीन है नदी के किनारे। तो देश के बाकी हिस्से को इस बारे में सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, तभी जो है वो इंसाफ होगा। तो ये बहुत ही दुखद मेरे लिए तो है कि असम के लोग इतनी तकलीफ़ में हैं और देश के बाकी हिस्सों में इस बात पे कोई गौर नहीं होता, हमारी इंस्टीट्यूशंस में गौर नहीं होता, एनएचआरसी इस पे शोर नहीं मचाती है, पार्लियामेंट में इसमें बात नहीं उठती है, सुप्रीम कोर्ट इस पे गौर नहीं कर रहा है और मीडिया चुप है। मुझे लगता है कि आप लोगों से भी आग्रह है कि जैसे आपने मुझे बुलाया है, देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को आप बताएं पहले जाके। अपनी समस्या तो ठीक है, जो वकील साहिबा थी वो बता रही थी, लेकिन देश के दूसरे हिस्से के लोगों को बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, तस्वीरें दिखाएं उनको, तब शायद कुछ जो है देश में बाकी हिस्सों में बात होगी, तो आपकी जो समस्या है उसका हल जल्दी निकलेगा और इंसाफ के मुताबिक निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।